हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जो हम हैं कक्षा 10 विषय जो विज्ञान है उसमें पाठ नंबर 7 है, उसका अध्ययन करते हैं। तो जो पाठ नंबर 7 है इसके अंतर्गत हमें तत्वों के बारे में, परमाणु के बारे में, तत्व कहाँ से निर्मित हुए हैं, परमाणु कैसे बने हैं, तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण होता है वो कैसे होता है, किसने तत्वों को सबसे पहले खोजा था, उसके बाद तत्वों को कितने समूह में बांटा गया है, उन सभी बातों का जो अध्ययन है वो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो हम एक बात करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। एक शब्द है पदार्थ, क्या होता है मैटर, क्या होता है। देखिए जैसा कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं बनी है वह कोई ना कोई सामग्री से बनी है। जैसे इस पेन को माने तो इस पेन को बनाने के लिए स्केच की, इस जो प्लास्टिक है उसकी, इसके अलावा इसमें इंक की, इंक के अंदर ब्रश आती है उसकी, आगे से इसके नॉब की, कार्बन की आदि की जरूरत पड़ती है। तो एक तरह से इस संसार में जितनी भी वस्तुएं जो भी बनती हैं तो जिन वस्तुओं को बनाने के लिए कोई ना कोई सामग्री की जरूरत पड़ती है, तो उन सभी वस्तुओं को जो बनती है किसी न किसी सामग्री से, तो उनको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की एक सीधी सी परिभाषा क्या है कि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो किसी न किसी सामग्री से मिलकर के बनी है। उन सभी वस्तुओं को जो किसी न किसी सामग्री से मिलकर के बनी है हम उन्हें पदार्थ कहते हैं, मेटर कहते हैं। अब एक साइंटिफिकली अगर हम परिभाषा देखना चाहें कि पदार्थ साइंटिफिक रूप से क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी वस्तु जो किसी न किसी सामग्री से बनी उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे इस पेन की बात करें तो ये कोई ना कोई सामग्री से बना हुआ, इससे मैं पदार्थ कह रहा हूं, लेकिन साइंटिफिकली जो इसकी परिभाषा है वो क्या होगी। देखिए साइंटिफिकली परिभाषा क्या होगी कि ये जो पदार्थ है, ये जो पेन है पदार्थ है। तो ये जो पेन है एक अपने आप में साइज ले रखा है, इसके साथ ही इसमें अपना कुछ ना कुछ वेट यानी वजन या भार या द्रव्यमान ले रखा है, और कोई ना कोई अपना स्थान, जैसे इसने स्थान की गोलाई दे रखी है वो ले रखा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि पदार्थ वह वस्तु होती है जो कि अपना स्थान घेरती हो। जैसे हम कोई इस बोर्ड की बात करें, तो ये जो बोर्ड है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ऊपर से लेकर के नीचे तक इसने अपना एक स्थान घेरे रखा है। तो ये भी एक तरह से क्या है, पदार्थ है। इस संसार में बनने वाली हर वस्तु को पदार्थ कहते हैं, और बहुत सारी वस्तुएं जो हमें आसपास में दिखाई देती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पदार्थ क्या है कि संसार में बनने वाली जो वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से मिलकर के बनती है उसी को हम पदार्थ कहते हैं। अगर साइंटिफिकली परिभाषा देखें कि पदार्थ क्या होता है तो देखिए कि वह वस्तु जो अपना स्थान घेरती हो, वह वस्तु जो अपना स्थान घेरती हो। जैसे मैं बात करूं इस कुर्सी की, इस टेबल की, तो एक तरह से ये भी अपना एक स्थान घेर रखी है, तो हम इनको भी क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। दूसरी परिभाषा, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता हो, वह वस्तु जिसमें क्या होता हो, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान मतलब मास होता हो, द्रव्यमान मतलब क्या होता है, मास, या फिर वजन होता हो, या फिर सामान्य भाषा में बात करें तो भार होता हो। तो हर वह वस्तु पदार्थ कहलाती है जिसमें कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, कोई ना कोई स्थान घेरती है, तो वह क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। जैसे कि हम बात करें कि जो वस्तु होती है हमारे पास में, टेबल की बात करें तो एक तरह से ये जो टेबल है अपना एक स्थान घेर रखी है, इसके अंदर कोई ना कोई द्रव्यमान है, कोई ना कोई भार उपस्थित है। हम इसकी बात करें पेन की, तो पेन ने भी अपना एक
स्थान घेर रखा है और इसके साथ इसमें भी कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान उपस्थित है, कोई ना कोई भार तो इसमें है ही। तो इसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। एक बार वह वस्तु जिसमें जड़त्व का गुण हो, वह वस्तु जिसमें जड़त्व का गुण हो, वह वस्तु क्या कहती है? पदार्थ। जड़त्व का गुण का मतलब होता है गति करना। जैसे मान लीजिए अपने पास ये पेन है, ये एक विराम अवस्था में है, अगर मैं इसको धक्का देके आगे करूंगा तो एक तरह से गति हो जाएगी। तो हर वस्तु जैसे उसको धक्का मारा जाता है, बल दिया जाता है, तो वह वस्तु विराम अवस्था से थोड़ी गतिशील अवस्था में आ जाती है, तो उसको हम जड़त्व कहते हैं। तो जैसे पेन में भी जड़त्व का गुण होता है, हम स्वयं भी पदार्थ के रूप में यहाँ पर माने जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर भी पार्ट्स है, ऑर्गन है, मसल्स है, ये सब है। हमारे हम भी एक स्थान घेरते हैं, हमारे अंदर भी द्रव्यमान होता है और जड़त्व गुण हमारे भी। जैसे मैं बिल्कुल विराम अवस्था में खड़ा हूँ और मुझे कोई बल लगा करके आगे करेगा तो मैं एक गति की अवस्था में आगे हो जाऊंगा। तो ये क्या है? जड़त्व गुण। तो ये सब गुण जिन वस्तुओं में हमें देखने को मिलते हैं, हम उन्हें पदार्थ कहते हैं। पदार्थ वह वस्तु जो अपना एक स्थान घेरती हो, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता हो, वह वस्तु जिसमें जड़त्व का गुण होता हो, उन सबको हम पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ की बात करें कि यह पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो देखिए पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक तो शुद्ध पदार्थ होता है, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। अगर पदार्थ की बात की जाए तो जो पदार्थ है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ होता है उसका मतलब उसमें कोई भी दूसरे अन्य तत्व की मिलावट नहीं होती है, वह शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अशुद्ध मानी अशुद्ध है, उसमें कोई ना कोई दूसरा तत्व या यौगिक मिलाकर के बनाया गया है। तो दूसरा तत्व यौगिक मिलाकर के क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। तो उसमें जैसे अपन नाली का पानी ले लीजिए, उसमें बहुत सारे गैस है, जीव जंतु है, सूक्ष्म कण है, वो एक तरह से क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। इधर से शुद्ध पदार्थ की बात करें तत्व और कोई यौगिक की बात करें, जैसे हम बात करें तत्व के अंदर सोने की, गोल्ड की, तो जो गोल्ड होता है बिल्कुल प्योर होता है, इसके अंदर कोई दूसरे तत्व की मिलावट नहीं की जाती है। तो जो सामान्यतः भाषा में हम जिसको कहते हैं कि शुद्ध क्या होता है, तो सामान्यतः भाषा में शुद्ध उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। तो सोने में क्या मिलावट होती है? नहीं होती। सिल्वर में क्या मिलावट होती है? नहीं होती है। चांदी में क्या मिलावट होती है? नहीं होती है। तो इन सभी वस्तुओं में मिलावट नहीं होती है, तो ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तो उन सभी बातों का अध्ययन तत्व का, यौगिक का इसमें अपन करते हैं। देखिए ये जो पदार्थ की मैं बात कर रहा था कि हर वस्तु पदार्थ से मिलकर के बनती है, तो इस पदार्थ के अंदर अपने पास में एक छोटा पॉइंट आता है कि हर वस्तु पर पदार्थ से मिलकर बनी है। तो क्या मैं मान लीजिए मिट्टी का कण है, तो क्या यह भी पदार्थ है? बिल्कुल यह भी पदार्थ है, क्योंकि इस मिट्टी के कण में क्या होता है? स्थान होता है, स्थान घेरता है, इसमें द्रव्यमान भी होता है और यह जड़त्व का गुण भी रखता है। अगर मैं इस मिट्टी के कण को थोड़ा विभाजित करूं, इस मिट्टी के कण को मैं काटूं, तो क्या होगा? मुझे मिट्टी का कण प्राप्त होगा, फिर भी मैं पदार्थ ही बनाएगा। अगर फिर वापस इस मिट्टी के कण को मैं काटूं तो मुझे थोड़ा सा प्राप्त होगा। अंततः अगर मैं ऐसे करते रहूंगा तो मुझे एक अंत में छोटे से छोटा सूक्ष्म कण प्राप्त होगा। यानी जब पदार्थ को आगे विभाजित किया जाता है तो अंत में जाकर के एक सूक्ष्म कण प्राप्त होता है। उसी सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये बात सबसे पहले महर्षि कणाद नामक ने बताई थी। जो अपने दार्शनिक थे महर्षि कणाद, उन्होंने क्या बताया कि
किसी ना किसी वस्तु से मिलकर बनता है, और यदि हम उनको आगे विभाजित करें, अगर हम उनको आगे काटें तो क्या होगा? तो जब उन्होंने किसी पदार्थ को उठाया और उसे विभाजित किया तो वह जो पदार्थ था छोटे टुकड़े में बट गया। फिर उनके मन में सचेत आया कि यह पदार्थ क्या आगे और बढ़ सकता है, तो उन्होंने उस पदार्थ को भी आगे बांट दिया। फिर आगे हमें छोटा जो था महर्षि गणात को प्राप्त हुआ कण। फिर आगे उन्होंने उस पदार्थ के कण को और भी भागों में बांटा। तो अंततः वो ऐसा करते हैं, लेकिन एक ऐसा सूक्ष्म कण प्राप्त हुआ जो आगे विभाजित नहीं हो सका। तो जो आगे कण विभाजित नहीं हो सका, उस कण को महर्षि गणात नामक ने क्या कहा? परमाणु कहा। तो महर्षि गणात के अनुसार परमाणु क्या है? अभी आप बता सकते हैं। महर्षि गणात के अनुसार परमाणु क्या है कि यदि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें, यदि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाए तो अंत में एक कण प्राप्त होगा, सबसे सूक्ष्म कण, जिसको परमाणु कहेंगे। और वो सूक्ष्म कण क्या होगा? परमाणु होगा। तो यह बात महर्षि गणात ने बता दी थी। इसके बाद पपुदा काव्याम नामक वैज्ञानिक आए, दार्शनिक आए, उन्होंने बताया कि पदार्थों के जो अलग अलग रूप है इन्हीं कणों के संयुक्तों से बनते हैं। जैसे इस पेन की बात करें, इस पेन में एक कैप है, एक आगे इसका कार्बन की नोक है। तो ये जो पदार्थ के अलग अलग रूप हैं, जब इन दोनों को, इन तीनों चारों को आपस में मिलाया जाएगा तभी जाकर के इनका निर्माण होगा, एक संयुक्त पेन का निर्माण होगा। तो जब एक पदार्थ, दो पदार्थ, तीन पदार्थ और चार पदार्थ जो है आपस में मिलाए जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? परमाणु का निर्माण होता है, कणों के संयुक्त होने से। तो पपुला का मतलब बताया कि जो पदार्थ होते हैं अलग अलग रूपों में, और उन रूपों को जब संयुक्त कर दिया जाए तो हमें परमाणु प्राप्त है, यानी एक नया पदार्थ वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद डेमोक्रिटस व ल्यूसिफस नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने इस परमाणु को क्या बोला? एटम, एटम बोला। यह जो शब्द है एटोमियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टुकड़, अविभाज्य कण होता है, अविभाज्य कण होता है। डेमोक्रिटस व ल्यूसिफस ने इस परमाणु को एटम नाम दिया, जो एटोमिया शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। अविभाज्य मतलब जिसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको फर्दर डिवाइडेशन नहीं किया जा सकता। अंत में जो विकर्ण प्राप्त हुआ है, जिसको महर्षि गणात ने परमाणु का नाम दिया है, उसको जब आगे विभाजित नहीं कर सकते तो उसी कण को परमाणु कहा। और उसी कण को अंग्रेजी में जो डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसको एटम नाम दिया। तो यहाँ पर तीन प्रश्नों का सॉल्यूशन हो रहा है कि सबसे पहले परमाणु का जो नाम है वह किसने दिया था? तो सबसे पहले महर्षि गणात ने परमाणु का नाम दिया था, जिनके अनुसार पदार्थ को जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो अंत में एक कण प्राप्त होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। इसके बाद पपुला का ने बताया कि पदार्थ के अलग अलग रूपों को जब संयुक्त रूप से जोड़ा जाए तो हमें ये पदार्थ प्राप्त हो जाता है। डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने बताया कि जो परमाणु है इसको अंग्रेजी भाषा में एटम बोलते हैं, और यह एटोमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य कण, अर्थात जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता।
तो ये तो बात 3 वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसी के जो अनुरूप है इस परमाणु की खोज जो है निरंतर चलती रही। तो परमाणु की खोज निरंतर चलती रही तो नए नए वैज्ञानिकों ने इस परमाणु के बारे में जानने की इच्छा जाग रखी। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करते हैं परमाणु के सिद्धांतों की, यानी इस परमाणु को समझने के लिए कौन कौन से तो वैज्ञानिक आए थे और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए इस परमाणु को समझाने के लिए कि परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है। अगर हम देखिए इस चैप्टर में जो हमारे पास में है जो परमाणु है उसके आधार पर 4 सिद्धांत बताए गए हैं। 4 सिद्धांत में कौन कौन से हैं? पहला तो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, दूसरा हमारे मैं लिख देता हूं यहां पर, पहला तो हमारे पास में आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, दूसरा हमारे पास में आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परमाणु मॉडल का नाम आ रहा है, तो परमाणु का नाम आ रहा है या तो परमाणु सिद्धांत आ रहा है। इसके बाद रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्थर प्रयोग, ये भी परमाणु के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद निल्स बोर की परिकल्पना, ये भी परमाणु के सिद्धांत पर आधारित है। तो इन चारों सिद्धांतों का जो वर्णन है हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये जो चैप्टर है 6 नंबर का है। इस चैप्टर में 1 नंबर का तो अति लघुतात्मक प्रश्न और 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि अथवा के अंदर होता है, और उन प्रश्नों में से इन 4 मॉडल में से कोई एक कोई 2 मॉडल जरूर हमेशा हर साल पूछे जाते हैं। तो इन 4 मॉडलों को आप अच्छे से समझिएगा और जो यहाँ पर लिखवाए जा रहे हैं उनको आप या तो उतार लीजिएगा या पीडीएफ के द्वारा जो आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं उनको आप रेफर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत होता है वह क्या होता है। देखिए जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। देखो पहले क्या होता था कि जो भी सिद्धांत देते थे, जो भी मत प्रस्तुत करते थे कोई भी व्यक्ति, तो उसका वो पेटेंट करवा करके या तो अपने नाम पर दे देते थे या जो अपना प्रयोग कर रहा है उसके आधार पर अपना नाम रख देते थे। तो जो परमाणु सिद्धांत था परमाणु को समझने के लिए किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। तो उनके आधार पर यह नाम रखा गया था डाल्टन का। जैसे जे थॉमसन का था तो थॉमसन का नाम रख दिया गया, रदरफोर्ड का था रदरफोर्ड जे इसमें रदरफोर्ड का रख दिया गया, जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, उसके बाद में नील्स बोर का था तो नील्स का नाम रख दिया गया। तो ये जो शब्द है जितने भी मॉडर्न साइंस में बनते हैं उनमें किसी न किसी का नाम होता है, वही जोड़ करके मॉडल प्रस्तुत कर दिया जाता है, जो कि आम बात है। सबसे पहले बात करते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। देखिए जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, देखिए हमने पहले परमाणु के बारे में चर्चा कर लिया है कि परमाणु का अविभाज्य कण होता है, इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। ये बात मैक्सिकन आंसर पहले बता दी थी, लेकिन डाल्टन वैज्ञानिक ने इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से डिस्क्राइब किया। वो कैसे किया कि देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है मुख्यतः द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम का। ये हमारी रसायन विज्ञान के अंदर 2 नियम है, एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात में क्या होता है कि जो अनुपात है विकारक और उत्पाद का वह सदैव नियत रहता है, सदैव बराबर रहता है, निश्चित रहता है। और जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसके अनुसार न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। जैसे हम बात करें द्रव्यमान की, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, C+O2 CO2। कार्बन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन की इसके साथ क्रिया करवाई जाती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कार्बन को जलाते हैं, कार्बन की कोई भी वस्तु को जलाया जाता है तो
तो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हमें इस नियम की बात करनी है द्रव्यमान सुरक्षण की, कि इस नियम में परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। देखो द्रव्यमान सुरक्षण का नियम है, इसके अनुसार क्या होता है, जैसे कि आपने पहले छठा पाठ पढ़ लिया है तो आपको पता लग गया कि 3 के पहले वाला भाग क्या कहलाता है, अभिकारक। 3 के बाद वाला भाग क्या कहलाता है, उत्पाद। तो द्रव्यमान सुरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक का जितना परमाणु भार, जितना परमाणु द्रव्यमान होता है, उतना ही परमाणु जो द्रव्यमान है वह उत्पाद का होता है। दोनों का परमाणु द्रव्यमान बराबर रहता है, सुरक्षित रहता है। कैसे? जैसे कार्बन की बात करें, आवर्त सारणी में हमारे पास जो कार्बन है वह आता है 6 नंबर पर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 12। अब ये कैसे होता है, उसका एक ट्रिक है जो इस चैप्टर में परमाणु द्रव्यमान जब निकालेंगे तब समझ लेंगे। अभी आप ध्यान दीजिए, इसी चैप्टर में आप सब कुछ समझ लेंगे। 6 दूनी 12 प्लस ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पर, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 16। आप ये मत देखिएगा कि 6 दूनी 12 8 दूनी 16 तो बदलने से आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है जैसे प्रोटीन की बात करें तो 3 दूनी 6 थोड़ी ना होगा, नहीं, इसका होता है 7। ऐसा नहीं होता है कि नियम कैसे निकाला जाए, इसका ट्रिक हमारे पास में बहुत अच्छा बनाया हुआ है तो आपको बता दिया जाएगा। इसका हो गया 16, 16 किससे मल्टीप्लाई, 2 से 2 तक कितना हो गया 32। टोटल मिला करके 2 2 4 3 1। हमारे पास में अभिकारक का परमाणु द्रव्यमान कितना है 44। उत्पाद की बात करते हैं, सी का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन 8 होता है तो आर्गन 16 होता है इसका, और 2 से मिला के कितना है 32, तो कितना है 44। तो आप देख सकते हैं अभिकारक का परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर भी 44 है और उत्पाद का जो परमाणु द्रव्यमान है वो यहाँ पर भी 44 है। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणु द्रव्यमान है वो बराबर रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, इसीलिए नियम क्या है सही है। यानी डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वह द्रव्यमान सुरक्षण के नियम पर और एक निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। डाल्टन ने बहुत कुछ बातें बताई परमाणु की, जिनमें कुछ मुख्य बिंदु अभी है आपके सामने। पहले जो बात थी डाल्टन के द्वारा क्या थी कि जो भी पदार्थ होता है जब उसको आगे विभाजित करते हैं तो वह छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है। पहले क्या बात बताई डाल्टन ने परमाणु मुख्य बिंदु में कि पदार्थ को आगे विभाजित करने पर अंत में सूक्ष्म कण प्राप्त होता है जिसे परमाणु कहते हैं। पहली बात। दूसरी, परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिनको काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। तीसरी बात, समान तत्व के परमाणु जो भार होते हैं, जो द्रव्यमान होते हैं, जो कि भौतिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म होते हैं, वो क्या होते हैं समान होते हैं। समान तत्व के परमाणु भार, द्रव्यमान, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं समान होते हैं। इसके अलावा अलग अलग तत्वों के परमाणु भार, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। तो ये 4-5 मुख्य बिंदु हैं जिन्होंने डाल्टन ने बताया। क्या बताया कि यदि हम पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें तो अंत में एक कण आएगा जिसको हम परमाणु कहेंगे, वह कण होगा सूक्ष्म कण। दूसरी बात कि जो परमाणु होता है वह अविभाज्य कण होता है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो समान तत्व के परमाणु भार है जो एक ही तत्व से मिलकर बने हैं उनका परमाणु भार, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म भी समान होगा। अलग अलग तत्वों के जो परमाणु भार है, रासायनिक गुणधर्म है वो भी अलग अलग होंगे।
जो है 1898 में जे.जे. थॉमसन के द्वारा दिया गया था। इस मॉडल में जो परमाणु का आकार है वह 10 की घात -10 मीटर होता है, यानी जो परमाणु होता है वह 10 की घात -10 मीटर। देखो 10 की घात -10 आ रहा है, बहुत छोटा बन रहा है यहाँ पर -10। परमाणु क्या होता है 10 की घात -10 मीटर आकार का एक गोला होता है। इसके अंतर्गत चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। ये बात किसने बताई? जे.जे. थॉमसन ने। क्या बताया कि जो परमाणु है वह 10 की घात -10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला है। कौन सा गोला होता है इसको? धनावेशित गोला। और इसके अंदर ऋण आवेशित माइनस है ना, तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। जे.जे. थॉमसन के अनुसार परमाणु जो है 10 की घात -10 मीटर आकार का एक गोला है, जिस धनावेशित गोला है जिसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल। जो अपने पास है 10 की घात -10 मीटर का गोला था, तो इस मॉडल को जे.जे. थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल का नाम दिया। प्लम पुडिंग मॉडल का नाम क्यों दिया? जिस प्रकार से देखिए ये गोला है, तो ये गोला कैसा है? धनावेशित है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। इसकी जो उदाहरण की तुलना है वह जे.जे. थॉमसन ने क्रिसमस जो केक आता है उससे की है, जो बूंदी के लड्डू आते हैं उनसे की है, जो तरबूज आता है उससे की है। कैसे? जैसे बूंदी का लड्डू बाहर से गोल है तो वह एक तरह से धनावेशित गोला है, और उसमें उपस्थित जो बूंदी है वह ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। क्रिसमस केक में क्रिसमस जो है बाहर से गोल होता है तो वह परमाणु है, उसमें उपस्थित बादाम वगैरह जो भी होगी इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है। तरबूज जो होता है जिसका बाहर का जो बाहरी आवरण होता है उसका वह परमाणु का आता है, उसमें उपस्थित जो लाल बीज होते हैं वह इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं। तो यह बात जो है अपने जे.जे. थॉमसन ने बता दी थी। इसके बाद अपने बाद में रदरफोर्ड का स्वर्ण प्रयोग आया, जिसकी जो चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। इससे पहले हम एक बार आपको दोबारा से यहाँ पर सब बातें बता देते हैं। क्या? सबसे पहले हमने पदार्थ की बात की थी कि पदार्थ क्या होता है। देखो पदार्थ वह वस्तु जो किसी न किसी सामग्री से मिलकर के बनती है पदार्थ कहलाती है। मुख्य रूप से पदार्थ वह पदार्थ होता है जो कोई स्थान घेरता हो, जिसमें कोई ना कोई द्रव्यमान होता हो और जिसमें कोई जड़त्व का गुण होता हो। पदार्थ दो प्रकार का होता है, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध में तत्व यौगिक आते हैं, अशुद्ध में आते हैं मिश्र। सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु की कि हमारे पास जो मैक्सिकन आर्क है उन्होंने इस परमाणु को समझने के लिए सबसे पहले बात बताई कि यदि हम किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें तो अंत में सूक्ष्म कण पदार्थ होगा जिसे हम परमाणु कहेंगे। उसके बाद हमारे पास में पप्पुदा का अवयव नामक दार्शनिक आए, उन्होंने बताया कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके संयुक्त होने से, अलग अलग तत्वों के जो कण होते हैं इनके संयुक्त होने से बनते हैं। फिर हमारे पास में डेमोक्रिटस ल्यूसिफस आए, उन्होंने इस परमाणु को अंग्रेजी भाषा में एटम नाम दिया और बताया कि जो एटम का अर्थ होता है अविभाज्य, यानी आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। फिर इस बात को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए, जिसमें पहला मत जो था डाल्टन ने प्रस्तुत किया और क्या बताया कि ये जो नियम होता है मुख्यतः तो द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। जैसा कि आपको बता दिया गया, जो द्रव्यमान संरक्षण होता है उसमें जो द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, जैसे कि अभिकारक में जितना द्रव्यमान होता है उतना ही जो द्रव्यमान है उत्पादों का होता है। निश्चित अनुपात में जो निश्चित अनुपात होते हैं अभिकारकों के और उत्पादों के सगर्भ नियत रहते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि पदार्थ अगर आगे विभाजित करें तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होगा, जिसको सूक्ष्म कण कहेंगे। परमाणु में विभाजन होगा, एक ही तत्व के परमाणु का भार, द्रव्यमान, भौतिक गुण एक होंगे, अलग अलग तत्व के परमाणु भार सब अलग अलग होंगे। इसके बाद अपने पास में है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल का 1893 में जे.जे. थॉमसन के द्वारा दिया गया था, पहला मॉडल था। इसके अनुसार जो 10 की घात -10 मीटर आकार का एक परमाणु होता है जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, धनावेशित गोला है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित
नियंत्रित रहते हैं। इसकी जो तुलना है मुख्य रूप से क्रिसमस केक के द्वारा, बूंदी के जो लड्डू है उनके द्वारा और जो तरबूज है उसके द्वारा की गई है। अब जो हमारे पास में 2 मॉडल बच रहे हैं उनकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे।